हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहाँ मैं हूँ, कुछ कहानियाँ हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए दिस लॉ एंड बिहोल्ड। साल 1995 महाराष्ट्र में जयश्री की शादी हुई शिवाजी चिंटप्पा पाटिल से। उनके 2 बच्चे भी हुए, मगर एक प्रॉब्लम थी। शिवाजी को शराब की लत थी और इस कारण से वो कभी कभी जयश्री की पिटाई भी करता था और उसे फोर्स करता था कि अपनी माँ आनंदीबाई से पैसे लेके आया करे। जयश्री और शिवाजी चिंटप्पा पाटिल रहते थे शिवाजी के भाई रामचंद्र चिंटप्पा के साथ एक ही घर में। मतलब रामचंद्र चिंटप्पा उसी घर के एक दूसरे हिस्से में रहते थे। 23 मार्च 2003 को जयश्री और शिवाजी सोने गए। 24 मार्च 2003 की सुबह रामचंद्र अपने भाई शिवाजी को आवाज़ लगाते हैं कि चलो उठो, खेत में चलते हैं, ज्वार की फसल को काटना है। शिवाजी दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं कि वह नहीं जा सकते और कहते हैं जयश्री ने लटक के सुसाइड कर लिया है। एक रामचंद्र शंकर होते हैं जो कि शिवाजी और रामचंद्र चिंटप्पा के घर के पास ही रहते हैं। रामचंद्र चिंटप्पा इन्फॉर्म करते हैं रामचंद्र शंकर को कि ऐसा मेरे घर में हो गया है। रामचंद्र शंकर जाते हैं विलेज पनुम्ब्रे, जहाँ पे जयश्री की माँ को बताया जाता है कि उनकी बेटी की मौत हो गई है और बाकी रिश्तेदारों को भी बताया जाता है। इसके बाद रामचंद्र शंकर जाते हैं कोकरुड पुलिस थाना और वहाँ पे जयश्री की मौत की सूचना देते हैं। अब मौत की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट 13/2003 लिखी जाती है थाने में। इसके बाद एक FIR रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 302 IPC। एक एडवांस डेथ सर्टिफिकेट बनता है जिसमें जो प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ है उसमें लिखा होता है एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन। इसके बाद एक चार्जशीट फाइल होती है जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने। इसके बाद मुकदमा शुरू होता है। जो केस होता है वो सेशन जज को कमिट किया जाता है, चार्ज बनाए जाते हैं 302 IPC के अंदर। शिवाजी पे केस चलाया जाता है। वो कहते हैं आई एम नॉट गिल्टी और मुझे ट्रायल का हक दिया जाए। ट्रायल चलता है। ट्रायल ख़त्म होने के बाद जो जज होते हैं वो शिवाजी को कन्विक्ट कर देते हैं अंडर 302 IPC यानी कि मर्डर, और जो सज़ा सुनाई जाती है वो होती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास। इससे बहुत दुखी होकर शिवाजी एक अपील करते हैं हाई कोर्ट के सामने, जो उस अपील को डिसमिस कर देता है और इसी सूरत में ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने शिवाजी के वकील ये दलील देते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है। वो कहते हैं कि जब तक प्रोसिक्यूशन ये ना प्रूव कर दे कि उनका केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट है, कन्विक्शन एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में नहीं किया जा सकता। केवल शक की बिना पर कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। वकील साहब कहते हैं कि इस प्रेजेंट केस में प्रोसिक्यूशन ने इस्टेब्लिश नहीं किया है कि जो डेथ हुई है जयश्री की वो एक होमिसाइडल डेथ थी। वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर किशोर पटकी का एविडेंस देखा जाए तो उससे साफ साफ दिखता है कि वो थ्योरी ऑफ होमिसाइडल डेथ के खिलाफ है। वो कहते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की फाइंडिंग है कि जो बर्डन अक्यूज्ड पे डाला गया एक सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट को देखते हुए, वो तब तक नहीं डाला जा सकता जब तक कि इनिशियल बर्डन प्रोसिक्यूशन खुद डिस्चार्ज ना कर दे। 106 एविडेंस एक्ट के कारण बर्डन शिफ्ट नहीं होगा। तीसरी बात जो वकील साहब कहते हैं वो ये है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मोटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और प्रोसिक्यूशन ने मोटिव बिल्कुल प्रूव नहीं किया है। और लास्ट में ये कहते हैं कि जिस केस में 2 व्यूज़ पॉसिबल हैं,
एक अक्विटल की तरफ और एक कन्विक्शन की तरफ बेनिफिट अक्यूज्ड को देना चाहिए। स्टेट की तरफ से जो वकील खड़े होते हैं वो कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने कंकरेंट फाइंडिंग्स दी हैं और इनको छेड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाद इन सब चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट विचार करता है और ये नोट करता है कि जो लॉ है कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है, ये क्रिस्टलाइज हो चुका है। और इस चीज़ को रिपीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिलाई करता है कि अपने जजमेंट पे शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1984 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 153 में ये कहा था, अ क्लोज एनालिसिस ऑफ दिस डिसीजन would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established. The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. It may be noted that this court indicated that the circumstances concerned must or should and not may be established. There is not only a grammatical but a legal distinctions between may be proved and must be or should be proved, as was held by this court in Shivaji Shahabrao Bobde versus State of Maharashtra. उस 1973 के जजमेंट में, यानी शिवाजी शाहबराव बोबडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें इनलिस्ट की थी। वो बातें ये थी, Certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict, and the mental distance between may be and must be is long and divides vague conjectures from sure conclusions. The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. That is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty. The circumstances should be of a conclusive nature and tendency. They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved. And there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused, and must show that in all human probability the act must have been done by the accused. These 5 golden principles, if we may say so, constitute the punch shield of the proof of a case based on circumstantial evidence. यानी circumstantial evidence के किसी भी केस में इन 5 चीज़ों का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, उसके बाद ही कन्विक्शन किया जा सकता है एज पर दी सुप्रीम कोर्ट। अगर हम इस केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि डॉक्टर किशोर पटकी को एग्जामिन किया गया, वो एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ही ऑटोप्सी की थी इस केस में अलॉन्ग विथ हिज सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तंबोली। जो एडवांस डेथ सर्टिफिकेट है जो 24 मार्च 2003 को इशू किया गया, उसमें डॉक्टर पटकी के साइन है। उस सर्टिफिकेट में जो प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ है वो लिखा हुआ है एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसपे डॉक्टर पटकी और डॉक्टर तंबोली दोनों के साइन है, ये बनी थी 19 जून 2003 को। इसमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो लिखा गया है कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट ड्यू टू एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। जो 3 महीने का डिले हुआ ऑटोप्सी करने में और उसकी रिपोर्ट साइन करने में, डॉक्टर पटकी ने कहा था कि वो किसी और काम में बिजी थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है डॉक्टर पटकी का, उसको कंसिडर करता है। उसमें डॉक्टर पटकी ने ये कहा था, इट इज करेक्ट दैट इन बोथ केसेस ऑफ सुसाइडल और होमिसाइडल हैंगिंग द लिगेचर मार्क अराउंड द नेक शैल गो upwards ear. It is correct that while issuing advance death certificate, it did not consult senior medical officer, and after consulting of senior medical officer and going through the books, I concluded that it was a case of hanging. Article number 1 can be used for suicidal hanging, and in case of homicidal hanging or homicide strangulation, the bodily resistance would have reflected other recorded in my presence wise. जो आर्टिकल नंबर 1 की बात की गई, ये वो रस्सी थी जो कि मौके से बरामद की गई थी। सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि इस टेस्टिमनी से, इस क्रॉस एग्जामिनेशन से क्लियर है कि मेडिकल एक्सपर्ट ने एडमिट कर लिया है कि या चाहे वो सुसाइडल केस हो या होमिसाइडल हैंगिंग हो,
जो लिगेचर मार्क होता है गर्दन के अराउंड वो कान की तरफ जाता है। डॉक्टर ने फर्दर एडमिट किया है कि अपने सीनियर मेडिकल ऑफिसर से कंसल्ट करने के बाद और किताबों को पढ़ने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि ये केस ऑफ हैंगिंग है और वो जो रस्सी है जो मौके से बरामद की गई है वो सुसाइडल हैंगिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। एक और चीज़ जो एडमिट की गई कि अगर होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन होता यानी कोई ज़बरदस्ती गला दबा रहा होता तो जो डिसीज्ड का शरीर है वह रेजिस्ट करता और उसका कुछ ना कुछ एविडेंस दिखता। इस प्रेजेंट केस में भी बॉडी पे ऐसे कोई निशान नहीं है जो कि वॉयलेंस या स्ट्रगल दिखाएं। मेडिकल एक्सपर्ट ने भी सुसाइडल डेथ को रूल आउट नहीं किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो खुद ही कहती है कि कॉज ऑफ डेथ वाज एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। इस एविडेंस को देखते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह गलत मान लिया है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया था और यह डेथ होमिसाइडल है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करता है हस्बैंड या वाइफ के खिलाफ जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और जो आखिरी आदमी दिखते हैं डिसीज्ड के साथ। सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी अब्सॉल्व नहीं करता है कि उन्हें अपना बर्डन प्रूफ करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। It is only when the prosecution has led evidence which, if believed, will sustain a conviction or which makes out a prima facie case that the question arising of considering facts of which the burden of proof would lie upon the accused। यानी प्राइमा फेसी केस तो किसी भी हालत में प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना ही है। इस केस में प्रोसिक्यूशन ये काम नहीं कर पाया है, वो उन्होंने प्रूव नहीं किया कि डेथ होमिसाइडल थी। सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि एक डायरेक्ट एविडेंस केस में मोटिव की कोई ज़्यादा रेलेवेंस होगी नहीं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में मोटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होता है चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। जो मोटिव प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रहा था अपने केस में वो था इल ट्रीटमेंट बाय शिवाजी टू हिज वाइफ फॉर नॉट अरेंजिंग द मनी फ्रॉम होम मदर, और इसके लिए प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया था जयश्री की माँ आनंदी के बयान पर। आनंदी ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में एक बात कही थी कि शिवाजी और जयश्री कुछ दिन पहले ही उनके घर आए थे और 3-4 दिन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि इससे साफ साफ पता चलता है कि शिवाजी और जयश्री के बीच में रिश्ते नॉर्मल थे और ऐसा कोई मोटिव नहीं दिख रहा शिवाजी के पास जयश्री को मारने के लिए। इसी को देखते हुए प्रोसिक्यूशन मोटिव भी नहीं प्रूव कर पाया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को रीट्रीट करता है कि जहां 2 व्यूज पॉसिबल हैं, एक अक्यूज्ड के फेवर में एक प्रोसिक्यूशन के फेवर में, तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि एक चेन ऑफ इवेंट्स को कंप्लीट करने के बजाय प्रोसिक्यूशन तो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया है और इसी को देखते हुए जो कन्विक्शन है ट्रायल कोर्ट का और हाई कोर्ट का उसे सेट असाइड किया जाता है। शिवाजी को सभी चार्जेस से रिहा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि इनको जेल से तुरंत निकाला जाए जब तक कि इनकी किसी और केस में ज़रूरत ना पड़े। बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। इस केस का नाम, नंबर, साइटेशन और लिंक आपको मिलेगा शो नोट्स में। इसके अलावा फीड स्पॉट ने फीचर किया है लॉ एंड बीहोल्ड को इन इंडियाज़ टॉप 20 लीगल पॉडकास्ट। इस लिस्ट को देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारे शो नोट्स पर। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले एपिसोड तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।